नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेडिंग रणनीति आपको बनानी चाहिए, इस पर भी आपको नए नए जानकारों की टिप्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। तरुण सत्संगी जी हैं ओरिगो मंडी से, अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल से और जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटी से। साथ ही आगे 2 खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे। नवीन माथुर होंगे, डायरेक्टर हैं कमोडिटी और करेंसी के, और साथ ही आरएस शर्मा साहब है, पूर्व सीएमडी है ओएनजीसी के। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले टॉप 10 खबरें। गोल्ड की बात करें तो आज तेजी दिख रही है। 51,350 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर है, $1870 के करीब कॉमेक्स पर है। यूएस के कमजोर इकोनॉमिक आंकड़ों से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। चलिए अब चांदी की बात कर लेते हैं। यहां भी तेजी है, करीब करीब 350 रुपए की मजबूती हम एमसीएक्स पर देख रहे हैं, $22.5 के आसपास कॉमेक्स पर। महंगाई और ग्लोबल स्लोडाउन की चिंता, 2 ऐसे फैक्टर है जो पूरे ही बुलियन मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात अगर कच्चे तेल की करें तो ओपेक प्लस का जो फैसला हुआ उसके बाद यहां पर अब बाजार को चिंता यह है कि क्या जो कोटा तय किए गए हैं ओपेक प्लस मेंबर्स के लिए, क्या उस कोटे के मुताबिक वो उत्पादन बढ़ा पाएंगे। ये एक अहम फैक्टर है और आज एक दायरे में कारोबार कर रहा है। नेचुरल गैस मांग में कमी से अब गिरावट आई है। नाइमेक्स पे बात करें तो $8.30 के आसपास है। कॉपर दायरे में आज कारोबार हो रहा है, 800 के करीब है, हल्की तेजी है। बाकी जिंक, लेड और एल्युमिनियम में आधे से पौने % तक की तेजी दिख रही है। एग्री मार्केट में मेंथा, जहां पर मांग कम है, भाव 1060 के आसपास कारोबार कर रहा है। कॉटन में खरीदारी लौट आई है, जो मुनाफा वसूली दिखी थी ऊपरी स्तरों पर, अब आज फिर से 1% की तेजी दिख रही है, 46,200 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर। हल्दी कम आवक, एक्सपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट स्थिर है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, स्थिर है, स्टेबल एक्सपोर्ट के नंबर आ रहे हैं। 8,000 के आसपास भाव एनसीडीएक्स पर है। जीरा कम उत्पादन से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, 21,000 रुपए के ऊपर एनसीडीएक्स का जून वायदा कारोबार कर रहा है। वहीं धनिया की अगर बात करें तो यहां पर भी आज तेजी है, 1% के आसपास। कैस्टर यील्ड कम है और भाव 7,500 के आसपास एनसीडीएक्स का जून वायदा कैस्टर सीड का ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन आज की सबसे अहम खबर है वो है कच्चे तेल को लेकर। ओपेक प्लस का कल जो डिसीजन था वो बाजार के अनुमान के बिल्कुल अलग था। बाजार को अनुमान कि 4,32,000 रोजाना उत्पादन बढ़ाएंगे, लेकिन ओपेक का जो फैसला हुआ है वो है 6,48,000 बैरल रोजाना जुलाई और अगस्त महीने में बढ़ाएंगे। तो एक ऐसी खबर है, अप्रैल 2020 में ओपेक ने फैसला किया था कि करीब करीब 1 करोड़ बैरल उत्पादन कटौती का, रिकॉर्ड उत्पादन कटौती का फैसला किया गया था, लेकिन उसे अब धीरे धीरे वापसी की तैयारी चल रही है। और जब अगस्त तक की जो कटौती, उत्पादन की जो बढ़ोतरी होगी, उसके बाद वापस से नॉर्मल उत्पादन हो जाएगा। लेकिन बाजार के लिए क्या ये सप्लाई पर्याप्त है, भाव पर क्या असर होगा, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जतिन आप बताइए, क्रूड पर क्या लग रहा है आपको। मॉर्निंग विशा मोहन जी। मॉर्निंग सर। जो क्रूड का मार्केट है डेफिनेटली वॉलेटाइल है। हमने देखा है कि मार्केट प्राइसिंग जो है वो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखा चुका है। पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी उसके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। टेक्निकली भी एक ओवरबॉट जोन्स के पास ही था। 9,000 के ऊपर जब भी लेवल्स रीच आ रहे थे तभी तुरंत ओवरबॉट की सिचुएशंस लग रही थी। और जैसे कि इवेंट बेस्ड था, ओपेक प्लस की तरफ से अपडेट्स की अनुमति थी, अनुमान था कि प्रोडक्शन जो है वो हाइक करने वाले हैं, तो उसकी वजह से पहले से ही प्रॉफिट बुकिंग रैलीज जो देखने मिल रही थी। अब मुझे लग रहा है वो मार्केट जो इसको प्राइसिंग कर चुका है और इनिशियली जो उसकी ट्रेंड है जो पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है अभी भी वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, जिससे ओके चलिए, आरएस शर्मा साहब भी हैं, पूर्व सीएमडी है ओएनजीसी के। सर, ओपेक प्लस का जो फैसला हुआ है, क्या ओपेक प्लस का उत्पादन बढ़ोतरी का फैसला पर्याप्त है ग्लोबल सिनेरियो जिस तरह का चल रहा है, जिस तरह की सप्लाई की दिक्कतें हैं। और दूसरी तरफ एक चिंता यह भी है कि जो कोटा पहले से तय किए गए हैं, बहुत सारे मेंबर्स तो उसको भी कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उत्पादन बढ़ोतरी का पूरा जिम्मेदारी क्या अब सऊदी और यूएई पर हो जाएगा क्या। आरएस शर्मा साहब। आरएस शर्मा साहब, ओपेक के फैसले का क्या असर आपको दिख रहा है, मार्केट पर कितना असर होगा। शायद कुछ लाइन में दिक्कत है, एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रिप पर है, इंटरनेशनल लाइन में कुछ दिक्कत आ रही है, इस वजह से उनसे बात नहीं हो पा रही है। तरुण जी, आपसे मेरा यही सवाल होगा, क्या आपको लग रहा है कि ये पर्याप्त है उत्पादन में बढ़ोतरी, या सप्लाई की दिक्कतें, अभी भी सप्लाई साइड के रिस्क बरकरार है इंटरनेशनल मार्केट में। हाय, गुड मॉर्निंग।
देखिए, ओपेक प्लस का जो प्रोडक्शन इंक्रीज स्लोअर पेस से हुआ है, उसके पीछे सीधा-सीधा कारण है कि लीबिया से प्रोडक्शन हॉल्ट हुआ है। वहाँ पे प्रोडक्शन कम हुआ, जिसका सीधा इम्पैक्ट देखा। एंड सर्टेनली देखिए, अभी यूएस के भी प्रोडक्शन की बात करती है, रिकॉर्ड हाई था 13.1 मिलियन बैरल पर डे, उससे तकरीबन 1.2 मिलियन बैरल पर डे अभी भी कम हो रहा है। अभी पार्शियल रिस्ट्रिक्शन रशिया के ऊपर लगाया है यूरोप ने, के थ्रू वो बैन करेंगे, पाइपलाइन के थ्रू अभी कंसीडर किया जाएगा। एंड हंगरी इज द ओनली नेशन जिसको अलाउ किया है कि दे कैन इम्पोर्ट। सो अल्टीमेटली देखिए, सप्लाई साइड वरीज हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस में उछाल देखने को मिला है। एंड सप्लाई जहां से बढ़नी है वहां से उस पेस से नहीं बढ़ रही है। दैट इज ऑल्सो बूस्टिंग द प्राइसेस ऑफ ऑयल। साइमल्टेनियसली अगर हम इन्वेंट्रीज की बात करते हैं, वेदर क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज हो, चाहे गैसलीन की हो, चाहे डिस्टिलेट की हो, ये जो 5 ईयर एवरेज है उससे तकरीबन 8 से 20% कम है। क्रूड का 8% कम है, गैसलीन 12% कम है यूएस के अंदर, एंड डिस्टिलेट 22% कम है। सो अल्टीमेटली लोअर स्टॉक पाइल्स एंड सप्लाई डिसरप्शन की वजह से हम प्राइस में रैली देख रहे हैं। एंड आई थिंक दैट कुड बी न्यू नॉर्मल, एंड ऑयल प्राइसेस विल रिमेन फर्म इन द कमिंग डेज। आपको क्या लग रहा है अमित जी? जी नमस्कार ऋषभ जी। नमस्कार सर। जी मैं भी सहमत हूँ इस व्यू से कि ओवरऑल अगर हम देखें तो इन्वेंट्री लेवल्स जो यूएस में काफी बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। डिस्टिलेट जैसे अभी बताया तरुण जी ने कि मल्टी ईयर लोस पे हैं, ऑलमोस्ट 45 ईयर लोस पे हैं यूएस में। तो ये एक चीज है, और साथ ही साथ मार्केट थोड़ा आगे का सोच रहा है। ओपेक में जो बढ़त की बात की गई है वो 2 लाख बैरल्स पर डे है, लेकिन जो डिसरप्शन हो सकता है वो उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। तो ये चीज को मार्केट ज्यादा वेटेज दे रहा है। ये जरूर होगा कि वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, हम डीप कट्स पे बाइंग आते हुए देखेंगे, ना कि रैलीज पर। तो मैं समझता हूँ कि इंट्राडे भी जैसे फॉर एग्जांपल 8,900 के करीब प्राइसेस मिल जाएंगी, वहां पर इनिशिएट कीजिए। और 1 से 2 दिन के लिहाज से मैं व्यू देना चाहूंगा कि दोबारा हम 9,250 जो रिसेंट हाइस थे उन्हें छू सकते हैं। तो मैं बाय साइड ही प्रीफर करूंगा। बाई साइड, लेकिन 9,000 सर 9,050 के आसपास चला गया है। क्या टारगेट को आप और ऊपर की ओर ले जाना चाहेंगे या यहां पर बेच दे? अब आपका टारगेट अचीव होने वाला है मार्केट में। जी 9250 में बात कर रहा था। ओके 9250, ओके नोटेड सर, नोटेड। हमारे साथ नवीन माथुर साहब भी हैं, आनंद राठी से हैं, कमोडिटी एंड करेंसी के डायरेक्टर है। सर स्वागत है आपका। सर क्या लग रहा है, ओपेक का फैसला पर्याप्त है, या जो जिस तरह की सप्लाई डिसरप्शन पूरे इंटरनेशनल मार्केट में है उस हिसाब से उत्पादन बढ़ोतरी नहीं है, ये पर्याप्त नहीं होगा? और गोल्डमैन सैक्स ने भी जो नया टारगेट दिया है वो $125 का है सेकेंड हाफ के लिए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। द ट्रेंड जो है क्रूड ऑयल में वो डेफिनेटली बुलिश है। अगर आप देखें तो जो भी रशिया यूक्रेन के फैक्टर्स हैं, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, the ban on the ban of buying the Russia oil from the EU, the 6th package of sanctions on the oil imports from Russia, all are positive, so to say, for crude. The only negative is that the production hike for around 6,500 barrels a day from July and August is 50% higher, 50% higher है, 50% higher है जो हमने previous increases देखे हैं. And I think that would be something which would be very, very critical to look out for. It's a good time for the OPEC to take up the challenge of I would say कि जो बैन की वजह से जो रशिया से बाई नहीं कर पाएगा EU, तो अपॉर्चुनिटी है OPEC कंट्रीज के पास. एंड आई थिंक देयरफॉर आफ्टर दैट पर्टिकुलर डिसीजन द प्रोडक्शन हाइक हैज बीन टेकन केयर ऑफ. डिमांड भी बहुत रोबस्ट है. अभी चाइना ने भी जो अपने स्टिमुलस मेजर्स अभी ऑफ लेट लाए हैं, ओपन अप इकोनॉमी हो रही है चाइना की भी, तो मेरे ख्याल से सारे फैक्टर्स जो हैं कुछ हद तक पॉजिटिव हैं, एक्सेप्ट फॉर द सप्लाई साइड बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन हाइक्स बाय ओपेक प्लस. अगर आप देखें तो यूएस गैसोलीन एंड जेट फ्यूल डिमांड भी पेस गैदर कर रहा है बिकॉज ऑफ द समर सीजन एंड द समर ट्रैवल सीजन with record highs. तो I think overall trend bullish है. तकरीबन WTI $116 के आसपास ट्रेड कर रहा है. इस साल तकरीबन हमने 62% की रैली देखी MCX में कैलेंडर ईयर में, और करंट भाव जो है वो तकरीबन
पर बैरल के हैं। मानना ये है कि अगर किसी को इंट्राडे पोजीशन लेनी है तो डिप्स पे बाय करें, तकरीबन 8,900-930 के 50 के लेवल्स के आसपास। टारगेट जरूर रखेंगे कि मार्केट्स वॉलेटाइल है 8,830 का, एंड ऊपर की तरफ 9,200-250 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। तो ये भी हुआ क्रूड को लेकर। शुक्रिया नवीन माथुर साहब, आपने वक्त निकाला और क्रूड पर का पूरा सिनेरियो समझाया, क्या इंटरनेशनल स्थिति है और भाव किस तरह के आगे रह सकते हैं। चलिए अब अमित जी से तो बात हो गई, अब आप बताइए जतिन, क्या लग रहा है आपको, अगर किसी को ट्रेड करना है, फंडामेंटल्स तो सारी बातें चर्चा हो गई है, अब आपको भाव के हिसाब से क्या लग रहा है? आप अमित जी की बात से सहमत है, आपको भी लग रहा है क्रूड अब खरीद ले और 9,250 तक जाएगा? ये ब्रॉड ट्रेंड जो है डेफिनेटली पॉजिटिव है विश्वमोहन जी, जिस तरह से मार्केट है, लेकिन डिप पर बाय करने की सलाह है हमारी। जिस तरह से प्राइसेस कल शाम को एलिवेटेड हो चुके हैं हायर लेवल्स पे, मुझे लग रहा है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है। ये लेवल्स पे डेफिनेटली बाइंग की रणनीति अपनाना थोड़ा रिस्की बेट हो जाएगा। मुझे लग रहा है कल का जो प्राइस हाइक हुआ है उसका 50% डिस्काउंट कर ले, मसलन 8,700 से लेके 9,000 तक की नॉन स्टॉप रैली देखने मिली है कल के दिन में, इवनिंग सेशन में। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 8,850 8,850 के आसपास के लेवल जो है वो पहले एक बार छूने जरूर जाएगा नीचे में, और वहां से फिर बाउंस बैक जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर फिलहाल शॉर्ट साइड की एडवाइस रहेगी, क्योंकि ब्रॉड ट्रेंड पॉजिटिव है, इसीलिए शॉर्ट साइड की जो ट्रेड है बहुत ज्यादा हैवी बेट्स नहीं लेनी है, लो रिस्क से काम करना है, कम लॉट से काम करें। 8,985 के नीचे शॉर्ट करना है। जैसे ही 8,985 के नीचे शुरू होता है ट्रेड करना, उसके बाद सेलिंग करना है क्रूड ऑयल के अंदर। लोअर लेवल से मुझे लग रहा है 8,900 8,850 जो है वो पहले टच करेंगे। 50% जो रिट्रेसमेंट लेवल्स है कल की जो रैली हुई थी उसके बाद वहां से डेफिनेटली बाइंग देखने मिल सकती है। और हायर लेवल्स पे जैसे मेरे सहयोगी ने कहा कि 9,200 के लेवल्स जो फिर से शून्य जरूर जा सकता है। चलिए हमारे साथ आर एस शर्मा साहब भी हैं। सर स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। सर ओपेक प्लस के फैसले पर आपका रिएक्शन क्या होगा, क्या लग रहा है दाम, क्या बाजार पहले से डिस्काउंट कर रखा था कि ओपेक प्लस इस बैठक में उत्पादन बढ़ाने वाला है, और आगे क्या लग रहा है, क्या ये उत्पादन बढ़ोतरी क्या पर्याप्त आपको लग रही है क्या मौजूदा डिस्रप्शन में? देखिए, मुझे जो इनिशियल जो हेडलाइंस आ रही थी उससे तो काफी एक्साइटमेंट थी, पर उसके जो न्यूज को ठीक से मैंने एनालाइज किया तो आई फाइंड कोई इसमें अंदर एक्साइटमेंट वाली चीज है ही नहीं। अभी तक ओपेक हर महीने 4,32,000 बैरल का प्रोडक्शन बढ़ा रही थी। तो उन्होंने क्या किया था कि जो सितंबर का जो कोटा है उसको जुलाई और अगस्त के अंदर स्प्लिट कर दिया है। तो 4,32 के बदले 648 648,000 बैरल्स पर डे के हिसाब से इंक्रीज करेंगे जुलाई और अगस्त में। तो सेंटीमेंट से तो एकदम से काफी लगता है कि 50% प्रोडक्शन बढ़ाया है, पर मैं समझता हूँ इसका जो कुछ ज्यादा असर होने वाला नहीं है, वही मैं सोचता था। और अभी मेरे हिसाब से जो ब्रेंट और WTI के जो प्राइजेस चल रहे हैं, थोड़ा सा प्राइजेस कम आया है सेंटीमेंट्स के हिसाब से, बट आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक कोई ज्यादा गिरावट आएगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि एक्सेप्ट फॉर सऊदी एंड इराक, दूसरे जो ओपेक के देश हैं उनके पास प्रोडक्शन बढ़ाने की कैपेसिटी नहीं है। वो एज इट इज कई कंट्रीज अपना कोटा नहीं पूरा कर पा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ दाम में गिरावट आएगी या हमको कोई बहुत खुश होने की बात है। तो ये तो टेम्परेरी अभी प्राइसेस थोड़े से नीचे आए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली प्राइसेस आर गोइंग टू रिमेन हाई। ओके सर, अब आखिरी सवाल आपसे ये होगा, जिस तरह से चाइना तो सबसे बड़ा बायर था ही रूस के क्रूड का, और अब इंडिया भी बड़े बायर के तौर पे हो रहा है, तो इंडिया के लिए कितना वायबल होगा और कितना आसान होगा या मुश्किल होगा वहां से इंपोर्ट करना? देखिए, अभी अंदर की बात ये है, और जितना मैं इंटरनेशनल न्यूज ट्रैक कर रहा हूँ, कि जितना रशिया का जो प्रोडक्शन में कमी आई है तकरीबन जो भी आई है, बाकी रशिया का क्रूड जो है इंटरनेशनल मार्केट में खूब बिक रहा है। जो ट्रेडर्स हैं वो
रशिया के पास तकरीबन मेरा ख्याल है 70 के करीब टैंकर हैं। वो टैंकर्स लोड हो रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं, प्राइवेट ट्रेडर्स खरीद रहे हैं। सो मच सो देयर इज अ स्पेकुलेशन कि रशियन क्रूड जो है यूएस में भी जा रहा है, और जिन कंट्रीज ने उसके ऊपर सैंक्शंस की बैन लगाई है वो भी वो क्रूड खरीद रहे हैं ओपन मार्केट से। मतलब ट्रेडर के जरिए, तो मीडिएटर के इंडिया जरिए को खरीद रहे हैं जी, मिडिल मैन के जरिए खरीद रहे हैं। बिल्कुल। ओके, तो उसका मुझे कोई और इसके लिए हमारे देश को कोई एम्बेरसमेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर हमको सस्ता मिलता है तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। कंज्यूमर सेंट्रिक कंट्री है, और ऐसे में जहां पर कंजम्पशन इतना ज़्यादा है, दुनिया के 3 बड़े उपभोक्ता में खपत के मामले में हम तीसरे नंबर पे, तो ऐसे में अपने लिए तो सस्ता तेल बेहद ही जरूरी है। शुक्रिया आर्य शर्मा साहब इनसाइट्स बताने के लिए कि क्रूड मार्केट में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है। चलिए आगे भी आपसे सर बात होती रहेगी। अब क्रूड के बाद अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर आज गोल्ड में हल्की तेजी है लेकिन चांदी ठीक ठाक तेजी दिखा रहा है। जतिन, क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर क्या खरीदना चाहिए अगर आज किसी को ट्रेड करना है तो? मार्केट अच्छा खासा शेपअप है बुलियंस का। इन्फ्लेशन जो हायर इन्फ्लेशन है उसको प्राइस इन डेफिनेटली करता रहेगा गोल्ड और सिल्वर का मार्केट। और जिस तरह से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी जो है ग्लोबली बनी हुई है, गोल्ड और सिल्वर के लिए अच्छा खासा पॉजिटिविटी का रुझान है। और थर्डली डॉलर इंडेक्स के अंदर भी सॉफ्टनेस का ट्रेंड जारी है। इस हफ्ते देखा गया है कि डॉलर इंडेक्स की खासी प्रॉफिट बुकिंग जो है उसके अंदर और शॉर्ट रैलीज जो है देखने मिली है। तो मुझे लग रहा है गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप्स का मार्केट बना हुआ है। फ्रेश ब्रेकआउट ट्रेड भी सुबह था, लेकिन अभी वो ऑलरेडी टारगेट जो अचीव हो चुके हैं। फर्स्ट रैली जो थी मॉर्निंग की, मुझे लग रहा है थोड़ा डिप आता है मार्केट के अंदर, तभी गोल्ड के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। 51,000 के लेवल्स जब तक होल्ड कर रहा है तब तक मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो अच्छी खासी बढ़त के साथ ट्रेड करता रहेगा। 51,150 का एक स्टॉप लॉस रहेगा आज के दिन। 51,300 के आसपास बाय करें 51,150 के स्टॉप लॉस के साथ, और हायर लेवल्स पे 51,500 के टारगेट्स के लिए एम करके चलना है। प्रॉफिट बुकिंग रैलीज जो है वो बढ़ सकती है अगर प्राइसेस जो है वो 51,000 के नीचे ट्रेड करते हैं, तो स्टॉप लॉस के साथ जरूर ट्रेड करें, क्योंकि पिछले 2 दिन में काफी बढ़त भी हो चुकी है गोल्ड के अंदर। और ये जो बड़ा रेंज है गोल्ड का वो कहीं ना कहीं 50,000 से लेके 51,500, ये 1,500 पॉइंट की जो रेंज है उसके अंदर ही ट्रेड करने देखने मिला है। 51,500 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगा, उसके बाद बड़ी रैली जो है और उसके अंदर आ सकती है। तब तक के लिए जो ये रैली है वो छोटी रहेगी, और लोअर लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है गोल्ड के अंदर। ओके, आप क्या सलाह दे रहे हैं बुलियन मार्केट में अमित जी? मैं भी तेजी करके चलना पसंद करूंगा। मेरा मानना है कि 51,200 तक की एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी। पहले वहां पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। थोड़ा मैं डीपर स्टॉप लॉस देना चाहूंगा 51,000 के नीचे 50,900 का। और मुझे लगता है कि इस बार 51,500 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रीच हो सकता है। 52,000 के करीब प्राइसेस जा सकती हैं, 51,800 के करीब, तो वो टारगेट लेके चला सकता है। हालांकि ये 1 से 2 दिनों का व्यू हो सकता है, नॉट नेसेसरीली इंट्राडे। ठीक है, चांदी का क्या है सर टारगेट? लगभग 63,500 के करीब का एक टारगेट देखने मिलेगा चांदी। मेटल में क्या पसंद कर रहे हैं अमित जी आज? मेटल में मेरा मानना है कि कॉपर अपनी रैली और एक्सटेंड करेगा। हालांकि एलएमई बंद है, लेकिन मैं समझता हूँ शॉर्ट कवरिंग मूव में 820 से 821 तक के स्तर हमें कॉपर में देखने मिल सकते हैं। ओके, गोल्ड सिल्वर बाइंग है, और मेटल में इनकी पसंद कॉपर है। 820 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। मेटल में आप क्या खरीदने की सलाह देंगे आज जतिन? सेम व्यू है, कॉपर के अंदर ही बाइंग की सलाह है, और लेड के अंदर है। कॉपर जो है वो 1 से 2 दिनों के हिसाब से स्विंग ट्रेड है। 810 के आसपास के लेवल्स हैं, मुझे भी पसंद आ रहे हैं। यहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 816 से 818 का टारगेट्स रहेगा और 806 का स्टॉप लॉस रहेगा। और लेड के अंदर एक पोजिशनल बाय है, एक अच्छे खासे लेवल्स जो है वो उसने होल्ड करना शुरू कर दिया है लेड ने। और चाइना के अंदर जब भी पॉजिटिविटी का थोड़ा बहुत रुझान रहता है तो लेड के अंदर जो है वो नेगेटिविटी देखने नहीं मिलती है, और उसके अंदर एक पॉजिटिव रैली जरूर देखने मिलती है लेड के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि 179 के स्टॉप लॉस के साथ 195 197 के टारगेट्स के लिए लेड के अंदर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड रहेगा, ट्रेडिंग इंट्राडे ये व्यू नहीं है। यानी 2 पिक आ रही है जतिन जी की तरफ से। 816 के टारगेट के लिए कॉपर खरीदे, लेड खरीदना है 195 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस भी आपके स्क्रीन पर है, 179 का लेड का स्टॉप लॉस है, और कॉपर का 806 का, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। आप अब तरुण जी, आपको क्या लगता है, मेटल खरीदने का आज दिन है क्या? आप फंडामेंटली आपको सही लग रहा है आज? जी, कॉपर में अच्छा ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। आई थिंक इसमें फर्दर तेजी
देखने को मिलेगी। इवन फंडामेंटल फैक्टर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं तेजी को। अगर एलएमई पे देखते हैं तो हमने करीबन 8 से 10% का इन्वेंट्रीज ऑफ होते हुए देखा है लास्ट 1 वीक के अंदर। साइमल्टेनियसली जिस तरीके से चाइनीज इकोनॉमी को रीओपन किया है, शंघाई जो कि मेन कमर्शियल हब है, वहां पर जून मंथ से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को अलाउ किया है। सो इन टोटलिटी चाइना का जो ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी है दैट इज वेरी पॉजिटिव for metals. That's why we have seen sharp run up yesterday in the copper. And हमको ऐसा लगता है कि in the coming days copper के प्राइस 830 से 850 तक आ सकते हैं। तरुण जी, कॉटन में आज पुल बैक वापस से दिख रहा है। जो कल जो मुनाफा वसूली दिखी थी, कल तो इंट्राडे में 3% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही थी और आज वापस से 1.25% की तेजी है। 500 रुपये अब मजबूत हो गया है। क्या लग रहा है कॉटन में, क्या फंडामेंटल अब सपोर्टिव है इन भावों पर, या लग रहा है कि अब नीचे भाव आएंगे? कल आपकी एक रिपोर्ट भी थी, हालांकि मैं पढ़ नहीं पाया, आप ही बता दीजिए, जस्ट बता दीजिए सर 2-3 लाइन। रैली जो है सस्टेन कर पाएगी। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स यूएस एंड इंडियन मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। वेस्ट टेक्सास जो कि यूएस का मेजर प्रोड्यूसिंग बेल्ट है, वहां पर लास्ट वीक अच्छी बारिश हुई है और कमिंग 1 वीक के लिए बारिश की फोरकास्ट है। नो डाउट अभी भी टू अर्ली टू से ड्रॉट से बाहर नहीं निकल पाएगा वेस्ट टेक्सास, लेकिन बारिश के चलते हमने काफी अच्छा नेगेटिव रिएक्शन यूएस में कॉटन के प्राइसेस में आता हुआ देखा। आईएमडी का जो रिसेंट फोरकास्ट आया कि मॉनसून मॉनसून जो रहेगा 101% ऑफ एलपीए रहेगा एंड ला नीना की वजह से जो 4 महीने का रेन फॉल होगा वो एक्चुअली अच्छा रहेगा। तो ये एक और रीजन हो जाता है डोमेस्टिक मार्केट में हमने, जिसकी वजह से कॉटन के प्राइसेस में कूलिंग एक्टिविटी आते हुई देखी है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपोर्ट अलाउ किया था एंड टिल नाउ हमने देखा है 5 लाख बेल्स का इंपोर्ट हुआ है एंड सितंबर तक, क्योंकि ये विंडो ओपन है, सितंबर तक इट इज लाइकली कि अनदर 8 लाख बेल्स का इंपोर्ट होगा। सो कहीं ना कहीं सप्लाई साइड ईज हो रही है। साइमल्टेनियसली हमने देखा है हायर प्राइसेस की वजह से स्लाइटली डिमांड भी कर्व हुआ है। सो लॉट वुड डिपेंड कि अभी यूएस में क्रॉप प्रोग्रेस कैसा रहता है, वेस्ट टेक्सास रीजन में फर्दर जो ड्रॉट कंडीशन है इंप्रूव होती है या नहीं, और इंडिया के अंदर भी ऐसा माना जा रहा है क्योंकि 2 साल बैक टू बैक काफी अच्छा रियलाइजेशन फार्मर्स को हुआ है, तो क्रॉप का जो एरिया है माइट इम्प्रूव बाई 5 to 10%। लास्ट ईयर जो क्रॉप एरिया यूज हुआ था 120 लाख बेल्स का हुआ, 120 लाख मिलियन हेक्टेयर्स का हुआ था एंड इस साल ऐसा मानना है कि 125 से 132 लाख हेक्टेयर्स हो सकता है। सो शॉर्ट टर्म में आई थिंक नेगेटिविटी विल कंटिन्यू एंड ग्रेजुअली कॉटन प्राइसेस वुड हेड टुवर्ड्स 40,000। नोट है, शॉर्ट टर्म में ये नीचे आएंगे भाव, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी तेजी के ही फंडामेंटल। सर फटाफट बताइएगा सर, 2 सवाल लेने हैं आपसे। मसालों में कुछ पसंद आ रहा है क्योंकि बाइंग इंटरेस्ट वापस से दिख रही है? तरुण जी, स्पाइसेस की बात मंथ से कंसोलिडेशन फेज में है, चाहे हम जीरा की बात करें, कोरिएंडर की बात करें, टर्मरिक की बात करें, बट ऐसा लगता है टर्मरिक कहीं ना कहीं 8,000 के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। इट्स अ कमोडिटी जिसमें आई थिंक बाय किया जा सकता है। 7500 इजीली ब्रेक नहीं करेगा एंड वी बिलीव अगर कपल ऑफ वीक्स के लिए कोई होल्ड करते हैं देन सर्टेनली 9,000 9,500 इसके अंदर प्राइस देखे जा सकते हैं। सर अब आखिरी सवाल आपसे, खाने के तेल पर आज एक अहम बैठक हो रही है। आज सरकार की उत्पादकों के साथ और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स के साथ बैठक है। स्टॉक पर चर्चा होगी कि किस तरह के स्टॉक लेवल है डोमेस्टिक मार्केट में, और कीमतों पर भी चर्चा होगी। क्या लग रहा है, खाने के तेल के दाम आगे क्या नीचे आएंगे? सरकार का जिस तरह से इंटरवेंशन है इस मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में साइडवेज ट्रेंड देखने को मिल रहा है खाने के तेलों में। इंडिया गवर्नमेंट ने काफी अच्छे स्टेप्स लिए दिसंबर से टिल नाउ, जिसकी वजह से हमने देखा है कि वी आर टोटली डीकपल फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। फेब में भी जो तेजी आ रहा था उस समय भी हमारे यहाँ प्राइसेस इतने नहीं बढ़े। रिसेंटली हमने 10 से 12% का करेक्शन मई मंथ के अंदर आते हुए देखा है एंड जिस तरीके से अभी इंपोर्ट अलाउ किया, एक तरीके से हम कह सकते हैं क्रूड चाहे सोया ऑयल हो चाहे सनफ्लावर ऑयल हो, नॉर्मली हम 4.5 मिलियन मेट्रिक टन इंपोर्ट करते हैं दोनों को मिला के, और अगर 4 मिलियन मेट्रिक टन अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी फ्री अलाउ कर रहे हैं, 5% जो ड्यूटी था वो कट करने के बाद में हम फ्री अलाउ कर रहे हैं, सर्टेनली काफी अच्छा स्टेप है। और इसमें भी गवर्नमेंट ने ट्रेडर्स को अलाउ नहीं किया है, प्रोसेसर्स को किया। डायरेक्ट प्रोसेसर के पास आएगा देन कंज्यूमर के पास जाएगा। सो इन टोटलिटी
गवर्नमेंट बहुत क्लियर है कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ने नहीं देंगे एंड दैट्स द वेरी रीजन हमने देखा है कि रिसेंटली प्राइसेस कूल ऑफ हुए हैं, क्योंकि अब प्रोडक्शन बढ़ेगा। सीपीओ का मलेशिया में प्रोग्रेस पर आई रहेगा, इंडिया एंड यूएस में। इंडिया का मानसून अच्छा है, प्रॉब्ली सो एरिया बढ़ने ओके 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 ओके, यानी सरकार की कोशिश है कि कैसे खाने के तेल के दाम कम किए जाए और सप्लाई बढ़ाने की भी पूरी कोशिश हो रही है। शुक्रिया तरुण जी आपका, जतिन आपका, अमित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और बेहतरीन आउटलुक और ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।